नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मणिपुर हिंसा को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की गई थी एक एनजीओ के द्वारा कि इस सारे मामले में पूर्व न्यायाधीश यानी जजों के द्वारा हो, जो पूर्व न्यायाधीश हों और महिलाएं हों, क्योंकि मामला महिलाओं के यौन शोषण का है। और जो वीडियो सामने वायरल हुई थी उसको देखते हुए कहा जा रहा था कि इस मामले में तह तक जाया जाए, जबकि इस मामले में हमने देखा कि मैतेई समाज की तरफ से भी इसी तरह की एक शिकायतें आई थी कि उनकी महिलाओं के साथ भी यौन शोषण हुआ है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है और अब हाई कोर्ट के पूर्व जजों की एक 3 जजों की कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता भी एक महिला जज करेंगी। और आपको बता दूं कि इस मामले में जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली की पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन, बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शालिनी जोशी ये इसमें रहेंगी। और व्यवस्था की गई है इस मामले में कि जो मणिपुर हिंसा की जांच और पुनर्वास है, ये हाई कोर्ट की जो पूर्व जजों की 3 सदस्यों की कमेटी है, ये पूरी निगरानी करेगी कि जो पुनर्वास हुए हैं लोग, जो घर छोड़कर गए हैं, उनको वापस उनके घरों में स्थापित करा जाए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो, इस सब की निगरानी भी ये 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। वहीं इस मामले में पहले से ही केंद्र सरकार ने कुछ जांच यौन शोषण से जुड़े हुए मामले वो सीबीआई को सौंपे हैं, जिसमें वो वीडियो वायरल जो हुई थी वो भी शामिल है। तो ऐसे जो मामले सीबीआई देखेगी उसको भी ये 3 सदस्यीय जो जजों की कमेटी है ये निगरानी रखेगी कि सीबीआई की जांच किस स्तर तक पहुंची है। वहीं आपको यह भी बताएं कि एन बीरेन सरकार ने 42 एसआईटी का गठन किया था, क्योंकि मामला लगभग पूरे राज्य में हिंसा के ऊपर फैल गया था। और आपको बताएं कि इसमें ड्रग माफियाओं के जुड़े होने के संकेत मिल रहे थे, जिसमें म्यांमार समेत बर्मा और कई देशों का जुड़ाव सामने आ रहा था। ये गंभीरता देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही ऐसी एसआईटी का गठन किया है, जिसमें तेज तर्रार अधिकारियों को शामिल किया गया है और ऐसी 42 एसआईटी का गठन किया गया था। तो ऐसे मामले जिनको सीबीआई नहीं देखेगी, यानी वो यौन शोषण के जुड़े हुए मामले देखेगी, तो उसमें वो जो है एसआईटी जो 42 बनाई है, उस 42 एसआईटी को भी कौन देखेगा, तो 6 डीआईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी उस एसआईटी के काम को देखेंगे कि एसआईटी जो जांच कर रही है वो ठीक दिशा में जा रही है, और यदि उनको किसी हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प की जाए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पादरीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की जो 3 जजों की खंडपीठ थी, उसने ये महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। और इसमें जैसा मैंने कहा कि पुलिस और सीबीआई जो एसआईटी और सीबीआई जांच करेगी उस पर नजर रखी जाएगी। वहीं आपको बताएं कि इसमें महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी और एनआईए के एक अधिकारी हैं, वो दोनों मिलकर भी ये एसआईटी की जो जांच हो रही है इस पर नजर बनाए रखेंगे, असिस्ट करेंगे। और ये सब के सब ये जजों की जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है इस पर नजर रखेंगे। इसी तरह आपको बताएं कि 11 एफआईआर ऐसी हैं जो पुलिस को मिली थी। वो 11 एफआईआर जो यौन शोषण से जुड़ी हुई हैं, वो एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। सीबीआई को देने का मतलब यह था कि जो मैतेई समाज है वो ये मांग कर रहा था कि इस मामले में जो राज्य है यानी मणिपुर है, इसके बाहर इस जांच को दिया जाए। और इसी में आपको बताएं कि ये जो है मांग की जा रही थी कि क्योंकि मामला गंभीर है, भारत के बाहर भी इन ड्रग माफियाओं के तार जुड़े हुए हैं। कई सारी ऐसी एनजीओ हैं जो नाम को एनजीओ हैं, लेकिन वहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है। और वो जो एनजीओ हैं नाम को समाज की सेवा के नाम पे आती हैं वहां, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं कि भारत के बाहर जो शक्तियां हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं,
वो जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग काटने के मंसूबे रखते हैं, चीन जो कि एक ऐसा देश है जो लगातार नॉर्थ ईस्ट पर एक नजर बनाए रहता है, और अरुणाचल प्रदेश में जैसे हमने देखा है पिछले दिनों जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश की है, उसको देखते हुए पहले से ही भारत सरकार, मोदी सरकार इस पर सतर्कता बरत रही थी। लेकिन अब जब एन बीरेन की सरकार आई तो उन्होंने जो चीजों को देखा, क्योंकि एन बीरेन खुद मणिपुर के मैतेई समाज से आते हैं और उन्होंने बारीकी से इन चीजों को देखा है कि किस तरह से वहां उनके साथ अन्याय हुआ है। जिस तरह से देश की आजादी के बाद से मैतेई समाज को केवल 10% क्षेत्र में उनको एक जगह बाउंड कर दिया गया, 90% जो एरिया है उसमें बाकी समाज को आजादी दे दी गई, और वहां ना कोई जमीन मैतेई खरीद सकता है, ना कोई मकान बना सकता है, सरकारी नौकरी में भी उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस सब को लेकर आक्रोश पनप रहा था। लेकिन जब उनका एक मुख्यमंत्री बनता है, तब एन बीरेन सरकार जो आई, केंद्र में मोदी सरकार जब आई, तो लोगों को उम्मीद जगी, क्योंकि मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। अभी तक देश की आजादी से 2014 तक जहां एक तरफ भारत के कोई प्रधानमंत्री 1 या 2 बार वहां गए हैं, मोदी जी ने 50 से अधिक बार वहां यात्रा की है, हजारों करोड़ रुपए की योजना वहां दी है। पहली बार आप सोचिए, देश की आजादी के 75 साल बाद वहां ट्रेन पहुंची है। इसी तरह कई हाईवेज और नेशनल वेज जो बनाए गए वो पहली बार बनाए गए। विकास के कई काम वहां किए गए, जिसको लेकर के जो नॉर्थ ईस्ट है उसका झुकाव ओबियसली केंद्र सरकार, मोदी सरकार और भाजपा की तरफ बढ़ रहा है। इससे भारत के अंदर जो राजनीति करने वाले दल हैं उनके अंदर भी बेचैनी हो गई। उनको लगा कि 2024 में इस क्षेत्र का सारा वोट मोदी जी को मिल जाएगा, तो क्या करें। एक षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र में चीन शामिल हुआ और उन्होंने वहां हथियार पहुंचाए जो स्मगलिंग करके आए। बहुत सारे ड्रग के माफियाओं ने इस मामले को ट्विस्ट दिया, और उन्होंने जो ट्विस्ट देने की कोशिश की, इसको ईसाई बनाम हिंदू ऐसा लड़ाई छिड़ी है, इस तरह से ट्विस्ट देने की कोशिश की। जबकि एक्चुअल फैक्ट वहां जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये तो काल्पनिक लड़ाई है, वास्तविक लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हमेशा संघर्ष होते रहे हैं। लेकिन इस बार जो संघर्ष हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि जो ड्रग के माफिया हैं उस पर राज्य और केंद्र सरकार ने प्रहार किया है। अरबों रुपए की ड्रग को नष्ट किया गया पिछले दिनों अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, और इसलिए उनको एक बहाना चाहिए था ताकि ये सरकार गिर जाए। हमने देखा कि जैसे ये मामला शुरू में हुआ, मैतेई समाज पे प्रहार हुए, उनके घरों को जलाया गया, कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं बोला, ना कांग्रेस बोली, ना वहां की कोई लोकल पार्टी बोली, ना मीडिया बोला। मतलब उनको लगता था ये तो नॉर्मल है, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा होना नॉर्मल है, नॉर्थ ईस्ट में बंद बुलाना नॉर्मल है, वहां रैलियां होना नॉर्मल है। लोगों को मैतेई समाज के ऊपर हमले नॉर्मल लग रहे हैं क्योंकि तो देश की आजादी के बाद से चल रहा है। लेकिन अब मैतेई समाज उठ खड़ा हुआ क्योंकि उनको लगा कि अब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार उनके हक के लिए बात कर रही है, उनको हक दिलाने की बात कर रही है। इसी बीच कोर्ट का फैसला आ गया। जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया, एसटी का दर्जा मैतेई को मिल गया, तो उनको लगा अब तो हमारे लिए बात कोर्ट भी कर रहा है, और इसीलिए इस मामले में संघर्ष खड़ा किया गया। आड़ ली गई एसटी के जो उनको दर्जा मिला उस आंदोलन में कि साहब इनको दर्जा मिला इसलिए विरोध हो रहा है। लेकिन कई मामलों में जब ये देखा गया और उनको ये लग गया कि भाई यहां जो है अब केंद्र और राज्य सरकार हमारे साथ है, और इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को अब उठाया, और पहली बार है कि मणिपुर पर देश के अंदर चर्चा हो रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि नैरेटिव चलाया जा रहा है, ट्विटर स्पेस बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर चीजें फैलाई जा रही हैं, और इस चीज को ऐसा मोल्ड किया गया एक वीडियो के जरिए। संसद सत्र के मात्र एक दिन पहले या यूं कहें कुछ घंटों पहले ये ला करके ऐसा दिखाया गया जैसे कि मैतेई समाज ने हिंसा शुरू की, मैतेई समाज ने महिलाओं के साथ अत्याचार किए, और मैतेई समाज ही मणिपुर का विलेन है। इस नैरेटिव को अगर वहां
बीजेपी के कार्यकर्ता एक्टिव ना होते, आज के लोकल युवा जो है वो एक्टिव ना होते, तो देश को पता ही ना चलता कि हो क्या रहा है। सब लोग यही सोच लेते हैं कि वहां जो मैतेई हैं वो तो बड़े अत्याचारी हैं, देखिए कैसा गलत कर दिया, ओहो भाई महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार कर दिया। वो घटना की सबने निंदा की, सबको दुख हुआ है। किसी भी माँ और बहन की इज्जत अगर आबरू पर कोई हाथ उठाए तो ये सबके लिए निंदनीय है और शर्मनाक है। लेकिन ये एक षड्यंत्र है, इसकी पोल इस बात से खुल रही है कि ये 2-2.5 महीने पहले बनाया गया वीडियो किसी के मोबाइल में रहता है और वो मात्र संसद का सत्र शुरू होने के कुछ घंटे पहले रिलीज किया जा रहा है। ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र इसमें बू आ रही है। और इसलिए आपको बताएं कि इसलिए सीबीआई की जांच की मांग की गई कि सीबीआई इसकी जांच करेगी तो ही दूध का दूध पानी का पानी होगा कि इसके पीछे षड्यंत्र करने वाले हैं कौन। तो असली बात यह थी, षड्यंत्रकारियों का पता लगाना था और इसलिए सीबीआई को दिया गया। अब इस मामले की जांच जब सीबीआई करेगी तो निश्चित जानिए कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजों की एक कमेटी बनाई है, जो जिसमें महिला जजों को रखा गया है, खास तौर पर वो महिलाओं से जुड़े हुए मैटर देखेगी। तो अब यह भी माना जाएगा और ये उम्मीद है कि मैतेई समाज की महिलाओं के साथ जो अपमान हुए हैं उनको भी न्याय मिलेगा। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखना होगा, जो ड्रग माफिया हैं, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि मणिपुर में लगातार साजिशें होती रही हैं। वहां जो ड्रग माफिया है उनके पास अरबों रुपया है, वो उस रुपए का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को। अब देखना होगा कि इस सब समस्याओं के बीच, ड्रग माफियाओं के बीच, इस जो मैतेई समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो उनका शोषण देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हुआ, उनके साथ न्याय हो पाता है कि नहीं, उनके जो कष्ट हैं उनकी भी सुनवाई होती है कि नहीं। और ये जो 3 जजों की एक कमेटी बनाई है ये उन तक पहुंचती है कि नहीं। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि क्योंकि पूर्व न्यायाधीश की एक कमेटी बनी है और महिलाओं की बनी है, तो कम से कम महिलाओं के मामले में संगीनता से, गंभीरता से इसकी जांच होगी। वहीं जो राज्य की पुलिस की एसआईटी बनी है उसके बारे में लोगों का कहना यह है कि उसमें कौन लोग हैं ये देखना होगा। और जब केंद्र इस पर नज़र रखे हुए है तो उम्मीद है कि जो दोषी लोग हैं इनको सजा मिलेगी। लेकिन मणिपुर के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ मुख्य समस्या ड्रग है, मुख्य समस्या यहाँ अफीम की खेती है, मुख्य समस्या अवैध हथियार हैं, मुख्य समस्या यहाँ घुसपैठ है। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा मणिपुर में शांति नहीं हो सकती और हमारा देश भी सुरक्षित नहीं रह सकता। तो केंद्र भी इस गंभीरता को समझ रहा है। चीजों को ठीक करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। देश की आज़ादी को आज 75 साल हो गए। 75 साल का बीमारी है, पुरानी बीमारी है। रोग ठीक करने में यह समझ लीजिए कि 2, 4, 5 महीने तो लग ही सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि लगभग 5-6 महीने में ये चीजें ठीक हो सकती हैं। बहरहाल अभी स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है और अब ये जांच शुरू होगी तो ये भी पता लगेगा कि षड्यंत्रकारी कौन थे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।